हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। और गाइस, आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 2 साइकोलॉजी का टॉपिक करते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल रहेगी। और आज की वीडियो कंप्लीट देखना ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइस, हमने यूनिट 1 और पाश्चात्य मनोविज्ञान के बारे में कल पढ़ा था। यूनानी विरासत, मध्यकाल, आधुनिक काल, और जो मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय हैं जैसे संरचनावाद है, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणात्मक, गेटाल्टवादी, व्यवहारवादी, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है शैक्षणिक मनोविज्ञान की संस्थापक। क्या है अभी आज का टॉपिक हमारा? शैक्षणिक मनोविज्ञान के संस्थापक। शैक्षिक मनोविज्ञान की एक प्रमुख शाखा होती है। क्या होती है भी? जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की एक प्रमुख शाखा होती है, जिसकी शाब्दिक अर्थ है शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान से। किससे भी? शिक्षा के संबंधित मनोविज्ञान से होता है। किसका भी? जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उसका संबंध शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान से होता है। शिक्षा का मुख्य संबंध मानव व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित होता है। जो भी हम कुछ भी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारे व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। और ये क्या होता है? मानव व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन से संबंधित होता है। जबकि मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध व्यवहार से होता है। किससे होता है भी? व्यवहार से होता है। क्योंकि जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। मानव व्यवहार का उन्नत बनाने की दृष्टि मानव व्यवहार की विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जो दृष्टि से मानव व्यवहार का कैसा अध्ययन किया जाता है? विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अध्ययन इस विशेष शाखा को शैक्षिक मनोविज्ञान के रूप में भी संबोधित किया जाता है। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो शैक्षिक मनोविज्ञान के रूप में भी संबंधित किया जाता है। उसका यह कहना है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वर्णन और परिमार्जन किया है। क्या किया है भी? इन्होंने 4 प्रमुख भागों में बांटा है। कुछ विद्वानों ने कौन कौन से भी? विलियम्स वुंट और फ्रायड, जेम्स और ठीदे। तो ये हमारे कुछ 4 विद्वान हैं। चलो भी हम इनको एक एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं। विलियम्स वुंट ने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में और प्रायोगिक मनोविज्ञान में संस्थान खोला। कब भी? जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। और इन्होंने एक प्रयोगशाला मनोविज्ञान की संस्थान को खोला, और यह मनोविज्ञान के अन्वेषण की सबसे पहली प्रयोगशाला थी। विलियम्स वुंट ने सबसे पहले लिप्जिंग विश्वविद्यालय में और काम भी जर्मनी में इन्होंने एक प्रयोगशाला लिखी थी। और इसकी स्थापना सामान्यतः आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत माना जाता है। वुंट्स के मनोविज्ञान का पिता है। जो वुंट्स है वो कौन है भी? मनोविज्ञान का फादर। वुंट्स इसलिए नहीं महत्वपूर्ण होते हैं कि उनका उद्देश्य माप और नियंत्रण पर बल देने के साथ साथ वह मन के क्रियाकलाप को अधिक संरचित तरीके का विश्लेषण करके दर्शन शास्त्र के अलग कर दिया गया था। जो विलियम्स वुंट है इन्होंने क्या कहा है कि जो 1879 में इन्होंने लिप्जिंग विश्वविद्यालय और ये जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय था वो कहाँ भी? जर्मनी में इन्होंने एक प्रयोगशाला लिखी थी। किसकी भी? मनोविज्ञान प्रयोगशाला मनोविज्ञान संस्थान को खोला था। और जो ये प्रयोगशाला थी वो सबसे पहले शुरुआत में सबसे पहले ही माना गया। और जो विलियम्स वुंट हैं उसके किसके फादर हैं भी? ये मनोविज्ञान के फादर माने गए। किसके भी? मनोविज्ञान के फादर। और इसमें वुंट ने कहा है कि जो व्यक्ति के उद्देश्य है माप नियंत्रण पर बल देने के साथ साथ इन्होंने मन के क्रियाकलापों को भी अधिक संरचित तरीकों से इनका विश्लेषण किया है। किसके द्वारा भी? दर्शन शास्त्र के द्वारा।
यह प्रयोगशाला मनोविज्ञान की गहरी रुचि रखने वाले पहले जर्मन दार्शनिकों तथा मनोविज्ञान के छात्रों के लिए, फिर इन्होंने अमेरिकी और ब्रिटिश छात्रों के लिए एक केंद्र बन गई थी। इसके पश्चात बहुत सारी प्रयोगशालाओं की स्थापना की। किसने भी, जो ये प्रयोगशाला है मनोविज्ञान की, व्यक्ति की गहरी रुचि रखने वाले और इसमें पहले जर्मन दार्शनिकों और मनोविज्ञान के छात्रों के लिए इन्होंने अमेरिका और ब्रिटिश छात्रों के लिए एक केंद्र बन गई थी। इनके पश्चात इन्होंने बहुत सारी प्रयोगशालाओं की स्थापना भी की थी। फिर है वुंट का अध्ययन क्षेत्र। वुंट का अध्ययन क्षेत्र पृष्ठभूमि शरीर विज्ञान में थी और उन विषयों की परिलक्षित होता है जिनके साथ संस्थान का संबंध होता है, जैसे कि प्रतिक्रिया करना, संवेदी प्रक्रियाएं और ध्यान। क्या क्या होता है भी? प्रतिक्रिया करना, संवेदी प्रक्रियाएं और ध्यान। ये सब जो मानव शरीर के विज्ञान में थी और उन सभी विषयों को परिलक्षित होता है। किसने भी, जो वुंट के अध्ययन क्षेत्र में इन्होंने बताया है कि जो अध्ययन करता है पृष्ठभूमि शरीर विज्ञान में थी और उन विषयों को परिलक्षित होता है जिनके साथ संस्थान का संबंध होता है, जैसे कि प्रतिक्रिया समय, संवेदी प्रक्रियाएं और ध्यान। फिर है कि उदाहरण के लिए जो प्रतिभागियों का एक मानक उत्तेजना से अवगत कराया जाएगा। किससे अवगत कराया जाएगा भी? एक प्रकाश या एक मेट्रोनोम की आवाज़ से। और फिर संवेदकर्ताओं की रिपोर्ट करने के लिए कहा जाएगा। वुंट का उद्देश्य विचारों और संवेदनाओं से जाना जाता है। जो वुंट का उद्देश्य है वो किसके द्वारा जाना जाता है भी? विचार और संवेदना। किस किस के भी? विचार और संवेदना। अपने घटक तत्वों का विश्लेषण भी करता है और उसी प्रकार जैसे एक रासायनिक यौगिकों का विश्लेषण होता है और वह अंतर्निहित संरचना का प्राप्त कर सके। वुंट ने इसे स्कूल संप्रदाय के स्वैच्छिकवाद के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? वुंट ने इन्होंने स्कूल संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है, जो कि मन के व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। और शैक्षिक करियर में वुंट ने 186 और 116 मनोविज्ञान के छात्रों को प्रशिक्षित किया। जो वुंट है उन्होंने अपने शैक्षिक करियर में वुंट ने 186 छात्र और 116 मनोविज्ञान के छात्रों को इन्होंने क्या किया? प्रशिक्षित किया। क्या क्या भी? 186 और 116 मनोविज्ञानों को इन्होंने क्या किया? प्रशिक्षित किया। वुंट मानव मन की संरचना, आत्म नियंत्रण का उपयोग करके इसका अध्ययन करना चाहते हैं। जो वुंट है, विलियम्स वुंट, मानव मन की जो संरचना का अध्ययन करना चाहते हैं और वुंट ने कटौतीवाद का विश्वास किया। उसका मानना था कि संपूर्ण गुणों में से किसी का त्याग के बिना चेतना और उसके मूल तत्वों का अलग किया जा सकता है। किसके द्वारा भी? चेतना के मूल तत्वों का अलग किया जाता है। फिर सिगमंड फ्रायड ने नैदानिक अभ्यास। विलियम्स वुंट एक अमेरिकी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। जो विलियम जेम्स थे वो कौन थे भी? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड का नैदानिक अभ्यास। एक नैदानिक और नैदानिक अभ्यास के रूप में समग्र गिरावट में मनोविश्लेषण, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा और मनोचिकित्सा अंदर और मानविकी के अंदर प्रभावशाली बना हुआ है। किसके द्वारा प्रभावशाली बना है भी? जो मनोविश्लेषण है, मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा अंदर और मानविकी के अंदर प्रभावशाली बना हुआ है।
किसके द्वारा भी, नैदानिक अभ्यास के रूप में। और इन्होंने इसकी उपचारिता प्रभावशाली, इसकी वैज्ञानिक स्थिति चाहे वह नारीवादी कारण के लिए हानिकारक हो या ना हो, लेकिन इनका व्यापक और अत्यधिक विवादित चर्चा उत्पन्न करता है। और फ्रायड ने अपने कार्य में समकालीन पश्चिमी विचार के लोकप्रिय संस्कृति का दुरुपयोग किया है। किसके द्वारा भी, जो फ्रायड ने अपने कार्य के समकालीन पश्चिमी विचार और लोकप्रिय संस्कृति का दुरुपयोग किया है। फिर है सेकंड हमारा विलियम्स जेम्स। ये हो गया भी हमारा विलियम्स वुंट। कौन कौन सा भी, विलियम्स वुंट, और फिर है सिगमंड फ्रायड, और फिर है विलियम जेम्स। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण के तत्व दिए हैं भी। कौन से, जो 5 सिद्धांत दिए हैं, गुदावस्था, मुखावस्था, ये सब। तो ये हम फ्रायड के चैप्टर में, व्यक्तिगत के चैप्टर में करेंगे। फिर है थर्ड हमारा विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने एक अमेरिका दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे भी, जो विलियम जेम्स थे वो एक अमेरिका दार्शनिक और मनोविज्ञान थे। वे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मनोविज्ञान पाठ्यक्रम की प्रस्ताव रखते हुए मनोवैज्ञानिक के शिक्षक भी थे। क्या थे भी, जो वे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मनोविज्ञान पाठ्यक्रम की प्रस्ताव रखने वाले एक मनोवैज्ञानिक शिक्षक भी थे। जेम्स ने अमेरिकी मनोविज्ञान के पिता भी कहा है। क्या कहा है भी, जेम्स ने अमेरिकी मनोविज्ञान के पिता भी कहा है। क्या कहा है भी, अमेरिकी मनोविज्ञान भी कहा है। इन्होंने चार्ल्स सेंटर्स पियर्सन के साथ मिलकर दार्शनिक स्कूल संप्रदाय की स्थापना की। किस संप्रदाय की स्थापना की भी, इन्होंने चार्ल्स सेंटर पियर्सन के साथ मिलकर इन्होंने दार्शनिक स्कूल की स्थापना भी की। किसकी भी, दार्शनिक स्कूल की स्थापना की। किसकी भी, दार्शनिक स्कूल की स्थापना की। किसने, विलियम्स जेम्स ने। जिसे वे व्यवहारवादिता के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है भी, व्यवहारिकता के रूप में भी जाना जाता है। और इनका कार्यात्मक मनोविज्ञान संस्थाओं के रूप में माना जाता है। इसका 2002 में जेम्स मिलियम ने सामान्य मनोविज्ञान विश्लेषण की समीक्षा प्रकाशित की। जो कार्यात्मक जो दार्शनिक मनोविज्ञान, इन्होंने चार्ल्स सेंटर्स पियर्सन के साथ मिलकर दार्शनिक स्कूल की स्थापना की। और जो व्यवहारिकता के रूप में भी इन्होंने जाना जाता है। और 2002 में जेम्स विलियम ने सामान्य मनोविज्ञान की विश्लेषण की समीक्षा प्रकाशित की। और 20वीं सदी के 14वें सबसे प्रतिष्ठित मनोविज्ञान थे। कब थे भी, 20वीं सदी में 14वें में सबसे प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक थे। जेम्स ने कट्टरपंथी अनुभव के रूप में भी जाने वाले दार्शनिक दृष्टिकोणों का विकसित किया। जेम्स ने शोध की इमाइल दुर्खी, वेवडू, बोर्डम, वॉइस, एडमस के रूप में इनको प्रभावित किया गया। किसके भी, जो जेम्स ने शोध के इमाइल दुर्खी, बेबू, वॉइस और एडमस हुलर्स को प्रभावित किया। विलियम जेम्स ने, इन्होंने जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन थे वो अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर भी प्रभावित थे। कौन थे भी, अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर भी इन पर प्रभावित थे। किस पे, विलियम जेम्स के मनोवैज्ञानिकों पे। फिर है विलियम्स डीथे। फोर्थ हमारा कौन सा है भी, विलियम्स डीथे। विलियम्स डीथे एक इतिहासकार, एक मनोवैज्ञानिक, समाजवादी और व्याख्यात्मक दार्शनिक थे। कौन थे भी, एक इतिहासकार और मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री और व्याख्यात्मक दार्शनिक थे।
पॉलीमैथिक दार्शनिक के रूप में इनका कार्य करने वाले द्वितीय ने अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धतियों का इर्द गिर्द घूमता है। जो विलियम्स डीथे है, उन्होंने कहा कि जो एक एक जर्मन इतिहासकार, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री व्याख्यात्मक दार्शनिक थे। इन्होंने पॉलीमैथिक दार्शनिक के रूप में भी कार्य किया और डीथे का अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति के प्रश्नों को क्या करता है, ये इर्द गिर्द घूमता है। और इन्होंने अनुभववाद और प्रत्यक्षवाद के केंद्र में ज्ञान मितासीय और सत्तामूलक मान्यताएं थी। किसके द्वारा मान्यताएं थी भी? जो ब्रिटिश अनुभववाद और प्रत्यक्षवाद के केंद्र में ज्ञान मितासी के सत्तामूलक मान्यताएं थी और इनके माध्यम से जर्मन साहित्य और दर्शन विकसित रहा था। और इसका जो कुछ उनके द्वारा कुछ प्रमुख स्कूल संप्रदाय थे, द्वितीय दर्शन और होमेन्यूटियस आदि। फिर है मनोविज्ञान पर डीथे के संबंध अध्ययन। तो इनके अध्ययन क्या होते भी? जो डीथे मनोविज्ञान में गहरी रुचि रखते थे। किस में रखते थे भी? डीथे मनोविज्ञान में गहरी रुचि रखते थे और उन्होंने वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के संबंध में क्या किया? इन्होंने विचार किया। किस पर भी? वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के संबंध में इन्होंने विचार किया। व्याख्यात्मक मनोविज्ञान तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से मनोवैज्ञानिक घटनाओं का भी अध्ययन किया गया है और इसमें कार्यकरण प्रणाली में भी शामिल किया जाता है। जबकि वर्णनात्मक मनोविज्ञान एक अनुशासन है जो चेतना की संरचना 760 से यह पता लगाने का प्रयास किया है कि इन्होंने विभिन्न प्रक्रियाओं से कैसे अभिसरण होता है। ये था भी हमारे मनोविज्ञान का अध्ययन। फिर है डीथे और प्रकृति विज्ञान और मानव विज्ञान के बीच में कुछ भेद। विलियम्स का विचार मानव विज्ञान की एक उचित सैद्धांतिक पद्धतिगत नींव स्थापित किया और जबकि प्राकृतिक विज्ञान का सामाजिक वैज्ञानिक हो। इन्होंने क्या कहा है? विलियम्स का कहना है कि जो मानव विज्ञान के लिए एक उचित और सैद्धांतिक पद्धतिगत भी स्थापित किया गया है, जो कि प्राकृतिक विज्ञान के साथ साथ एक वैज्ञानिक भी हो। और डीथे का मानना है कि सभी मानव अनुभव संभाविक रूप से दो भागों में बांटा गया है। आसपास की प्राकृतिक दुनिया, जिसमें उद्देश्य के आवश्यक नियम और अनुभव की विशेषता। किसके द्वारा भी? आवश्यक नियम और अनुभव की विशेषता में माना गया है। किसने कहा है भी? डीथे ने कहा है कि जो सभी मानव अनुभव है उसे संभावित रूप में दो भागों में बांटा गया है। एक तो उद्देश्य और अनुभव की विशेषता। डीथे ने प्राकृतिक विचार के मॉडल को निश्चित करके दृढ़ता के साथ मानव विकास के लिए मॉडल प्रस्तुत किए और प्राकृतिक विज्ञान में हम कारण और प्रभाव के सामान्य और विशेष संदर्भ की घटना की व्याख्या करते हैं और इसके विपरीत मानव विज्ञान के हम किसी एक भाग या पूरी घटना के विषय में समझना चाहते हैं। किसके द्वारा समझना चाहते हैं भी? हम किसी भी एक भाग या पूरी घटना के विषय में हम समझना चाहते हैं। ये बात कौन बोलता है भी? विलियम्स। ये थे भी हमारे शैक्षिक मनोविज्ञान के 4 संस्थागत। कौन से इन्होंने 4 विद्वानों ने दिए हैं? विलियम्स वोंट और विलियम्स फ्रायड और जेम्स और डीथे ने। तो अब है प्रयोगात्मक विश्लेषिक रूपावली के प्रति कठोर लगाव और फलस्वरूप मनोविज्ञान के संकट। तार्किक अनुभववाद का जो शब्द है उसका सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री
ओटो न्यूरथ ने दार्शनिक हेम्स रिच वोच एवं उसके सहयोगियों ने वेना सर्किट के संबंधित किए गए और इस पर कार्यों से प्रभावित होकर किया था। जो तार्किक अनुभववाद है उसका शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री न्यूटो यूरस ने। और फिर कुछ दार्शनिक है एमरिच वोंच और उसके कुछ सहयोगी थे वीना सर्किल के संबंधित किए गए और इन्होंने कार्यों से प्रभावित होकर किया था। तार्किक अनुभववाद की मुख्य थीसिस ज्ञान के सिद्धिकरण से संबंधित थे। किससे संबंधित थे भी? ज्ञान के सिद्धिकरण से संबंधित थे। इनके ज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जांच की गई है और इसके तार्किक अनुभव के आधार पर इन्होंने सही अर्थ निकाले हैं। 1920 से लेकर 1930 के दशक तार्किक अनुभववाद विधा पूरे मध्य यूरोपीय देशों के विशेष रूप में प्रचलित रही। कभी 1920 और 1930 के दशक में तार्किक अनुभववाद विधा पूरे मध्य यूरोपीय देशों में क्या किया? विशेष रूप से प्रचलित रही। फिर है भी मनोविज्ञान के संकट और संदर्भ में तार्किक अनुभववाद में विज्ञान संबंधित नियमावलियों और मापदंड को विश्वसनीय परिणाम देने में विफल रहा था और प्राकृतिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में इन्होंने विफलता सिद्ध हुई थी। कहाँ सिद्ध हुई थी भी? जो प्राकृतिक है और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में इन्होंने विफलता सिद्ध हुई थी। वैज्ञानिक द्वारा एक किए गए परिणामों और उनके दार्शनिक तर्कों और तार्किक अनुभववाद के समर्थन पूरी तरह मौन हो जाते हैं और इसे कहा भी जाता है कि जो तार्किक अनुभववाद है उसका अंतर्ज्ञान और विचार को नकार दिया गया था, जिसकी तार्किक अनुभव के समर्थन निश्चित आकलन के लिए सभी संवेदी अनुभवों के कम करने की मांग अभिव्यक्त करते हैं। और गाइस ये था हमारा तार्किक अनुभववाद। तो इनमें क्या कहा है कि जो दार्शनिक और अनुभव आधारित विश्लेषण और तार्किक अनुभवजन्य को प्रभावित होते हैं और जैसे लिंग पहचान और नस्लीय पहचान, धार्मिक, जाति, व्यावसायिक आदि तर्कों पर इन्होंने मनोविज्ञान के एक पहचान संकट के मुद्दों पर इन्होंने प्रभाव डाला है और इसका अध्ययन भी प्रभावी बनते हैं। किस किस के भी कुछ पहचान की है इन्होंने? दार्शनिक और अनुभव आधारित विश्लेषण और तार्किक अनुभवजन्य प्रभावित होते हैं और इन्होंने मनोविज्ञान के कुछ विशेष अनुशासनात्मक पहचान में शामिल की हैं, जैसे लिंग पहचान है, नस्लीय पहचान, धार्मिक, जाति, व्यावसायिक आदि सभी तार्किक अनुभववाद को मनोविज्ञानों ने एक पहचान संकट के मुद्दों पर इन्होंने क्या किया है? अध्ययन किया है और इस पर प्रभावी भी बनते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो तार्किक अनुभववाद है और इसमें वैश्विक प्रभाव है, मनोविज्ञान की नवीन अवधारणात्मक और शामिल कर प्राचीन मनोविज्ञान की अवधारणा और वैचारिक संकट पैदा कर दिया जाता है। तो गाइस ये थे हमारे मनोविज्ञान के संकट के संदर्भ में तार्किक अनुभववाद की विश्लेषण। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक। शैक्षिक मनोविज्ञान के संस्थागत इन्होंने 4 विद्वानों ने क्या किया था? इनकी भूमिका निभाई थी। विलियम्स वोंट और सिगमंड फ्रायड और विलियम जेम्स ने और ठिदे ने। तो गाइज ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे और कल का टॉपिक है हमारा ज्ञान रूपावली के अनिवार्य पहलू, जो कि भी हमारे सत्ता में मास है, ज्ञान में मासा है और प्रणाली विज्ञान है। फिर उनकी कुछ रूपावलियाँ प्रत्यक्षवाद है, उत्तरवाद, प्रत्यक्षवाद, क्रिएटिवल पर्सपेक्टिव और सामाजिक संरचनावाद, सहकारी जांच आदि, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ठीक है
गाइस अगर क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आपको आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपकी हर रोज़ अलग अलग क्लासों को क्या करूं, बनाती रहूं। तो प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना अगर पसंद आई हो तो। मोटिवेशन मिलता है यार। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।